वेरी गुड इवनिंग बच्चों। जैसे कि आप सभी को पता है, मेरा नाम नावेद अख्तर है। मैं इन्फिनिटी कोचिंग सेंटर में बायोलॉजी पढ़ाता हूं। हमने एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया जिसका नाम है इन्फिनिटी साइंस क्लासेस। इस चैनल के को स्टार्ट करने के पीछे बहुत बड़ा रीजन ये है कि हम लोग जब भी क्लास लेते हैं तो हमारे पास इतना ज़्यादा समय नहीं होता है कि हम हर एक बुक का हर एक एमसीक्यू सॉल्व करें। तो ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और आपको सिखाएंगे कि एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। समझ में आई बात? तो आप देख सकते हैं यहां पर मेरा फोटो है नावेद सर, और यहां पर लिखा है इन्फिनिटी साइंस क्लासेस। क्या लिखा है? इन्फिनिटी साइंस क्लासेस। देख पा रहे होंगे। और ये जो है टारगेट 2026, मेनली जो हमारा फोकस रहेगा वो 2026 में होने वाले जो हमारे बोर्ड के एग्जाम्स है, चाहे आप बिहार बोर्ड की बात कर लो या फिर चाहे आप सीबीएसई बोर्ड की बात कर लो। लेकिन आप अगर नीट का प्रिपरेशन करोगे इन फ्यूचर तो नीट का जो सिलेबस है वही 11-12 का सिलेबस है जो आपने इन्फिनिटी में 11th में पढ़ा और जो आप 12th में पढ़ रहे हो। तो साथ में हम बोर्ड के क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे ही करेंगे, साथ में नीट के भी क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। एमसीक्यू डिस्कशंस होगा। क्या डिस्कशन होगा? एमसीक्यू डिस्कशन होगा। आज के लेक्चर में हम लोग एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। और हम क्या करने वाले हैं, टाइमर लगाने वाले हैं। कितना सेकंड्स का? 15 सेकंड्स का। आप 15 सेकंड्स के अंदर सॉल्व करो और कमेंट बॉक्स में लिखो। फिर उसके बाद हम बताएंगे कि आप सही हो या फिर गलत हो। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो मैं टाइमर लाना चाहूंगा। वेयर इज आवर टाइमर? मोर में जाइए, मोर में टाइमर। कितना सेकंड्स का लगाऊं? 15 सेकंड्स का लगाता हूं। कितने सेकंड्स का लगाऊं? 15 सेकंड्स का लगाता हूं। बच्चों ध्यान रखना, क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश मीडियम में भी है और हिंदी मीडियम में भी है। तो आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा टाइमर रहा। ये हमारा टाइमर। स्टार्ट करते हैं। आप लोग कमेंट करो, क्या मेरा वॉइस आप लोग तक पहुंच रहा है? एम आई ऑडिबल? क्या मैं ठीक से आप सभी को दिख रहा हूं? चलो अच्छा ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका टाइमर स्टार्ट। अब सॉल्व करो, बताओ क्या आंसर होगा। टाइम आपका पूरा हो गया है। सभी ने कमेंट बॉक्स पर जवाब लिखा होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या कहता है?
क्वेश्चन कहता है मशहूर वैज्ञानिक मेंडल मुख्यतः जाने जाते हैं अपने, पहला ऑप्शन है मटर के पौधे के कार्य हेतु, दूसरा ऑप्शन है आनुवांशिकी के नियमों हेतु, तीसरा ऑप्शन है ए तथा बी दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। फेमस साइंटिस्ट मेंडल इज मेनली नोन फॉर, फर्स्ट ऑप्शन इज हिज वर्क ऑन पी प्लांट, सेकेंड ऑप्शन हिज लॉज ऑफ हेरिडिटी, थर्ड ऑप्शन बोथ ए एंड बी, एंड फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा हम लोग देखते हैं। मशहूर वैज्ञानिक मेंडल मुख्यतः जाने जाते हैं मटर के पौधे के कार्य हेतु। यह बात तो सही है, यह बात तो सही है, यह बात क्या है, सही है। फिर दूसरा ऑप्शन लिखा है आनुवांशिकी के नियम हेतु, भाई यह भी बात सही है। और थर्ड ऑप्शन में लिखा है ए एवं बी दोनों, और चौथा ऑप्शन में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। आपने इसको 10th क्लास में भी पढ़ रखा होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान है अगर आप कंसेप्ट को बढ़िया से समझे तो। फेमस साइंटिस्ट मेंडल इज मेनली नोन फॉर his work on pea plant, this one is correct, his laws of heredity, सही बात है, वही laws of inheritance की बात कर रहा है। फिर बात कर रहा है both A and B थर्ड ऑप्शन में, और फोर्थ ऑप्शन में है none of these। तो अगर A भी करेक्ट है B भी करेक्ट है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा both A and B हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आई होप सभी ने बना लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जा भैया, टाइमर की वजह से क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा, टाइमर की वजह से क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा। चलो इस क्वेश्चन के लिए हम टाइमर हटा देते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन का साइज जो है थोड़ा सा बड़ा है प्रीवियस क्वेश्चन के कंपेयर में। चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए फिर आप लोग को अतिरिक्त 15 सेकेंड दिया जाता है अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। अब बोलोगे सर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? सब कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट करो ना भैया। आसान तो क्वेश्चन है, इसको क्या हमने क्लास में डिस्कस नहीं किया है? अगर आपके अंदर जानने की इच्छा है तो क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। अगर आपके अंदर जानने की इच्छा नहीं है तो क्वेश्चन नहीं भी बनेगा किस हालत में। और हमने प्रीवियस लेक्चर में कह रखा है, क्या कह रखा है कि क्वेश्चन रीड करने का आदत डालो, आंसर अपने आप आ जाएगा। क्वेश्चन है, अब सभी ने अपना आंसर कमेंट किया होगा। किसी ने सी लिखा है, तो किसी ने डी लिखा है, तो किसी ने बी लिखा है, तो किसी ने बी लिखा है, तो किसी ने डी लिखा है। और ज्यादातर बच्चों का आंसर क्या है, ए। देखते हैं क्या होता है। हमको नहीं पता आंसर क्या है, जब तक सॉल्व नहीं करेंगे, जब तक क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं, तब तक हमको आंसर पता नहीं है। क्वेश्चन है, यदि पिता का रक्त वर्ग ए बी, यदि पिता का रक्त वर्ग ए बी, यदि पिता का रक्त वर्ग यानी कि ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी, और माता का बी है, तो उनके संतान का रक्त वर्ग यानी कि रक्त समूह
ओ होने की संभावना है। इंग्लिश में, इफ द फादर्स ब्लड ग्रुप इज ए बी, इफ द फादर्स ब्लड ग्रुप इज ए बी एंड द मदर इज बी, then the probability of their child having blood group O is, if the father's blood group is AB and the mother's is B, then the probability of their child having blood group O is। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन में कहता है कि, क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन में कहता है कि अगर फादर का ब्लड ग्रुप ए बी है, फादर का ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है। क्या रेड कलर आप सभी को दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा है तो बोलो भैया, हम क्या करेंगे, कलर ही चेंज कर लेंगे। फादर का ब्लड ग्रुप ए बी है और मदर का ब्लड ग्रुप, पिता का ब्लड ग्रुप ए बी है और माता का ब्लड ग्रुप, यानी कि मदर को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, पिता को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और मदर को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, बी है। आप सभी को पता होगा कि ब्लड ग्रुप ए बी जो है वो कोडोमिनेंस को दर्शाता है, सह प्रभाविता को दर्शाता है। इसका मतलब ये जो ए बी जो नियंत्रित हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है, वो किसके द्वारा हो रहा है, दो अलील के द्वारा। एक आपका आई ए है और दूसरा आपका आई बी है। अब मदर का ब्लड ग्रुप जो है वो बी है। वो दो कंडीशन में पॉसिबल है, एक तुम्हारा आई बी में और दूसरा तुम्हारा आई बी स्मॉल आई में, आई बी स्मॉल आई में। अगर हम इसको इसके साथ क्रॉस किए, चांस देखें, या फिर इसके साथ क्रॉस किए, अगर हम 1 नंबर को क्रॉस कर दिए किसके साथ, 2 नंबर के साथ, यानी कि पिता का आई बी और माता का आई बी। दूसरा कंडीशन हमने क्या लिया, हमने लिया सेम, पिता का 1 है यानी कि आई बी और माता का क्या है, 3 है यानी कि तुम्हारा आई बी स्मॉल आई। तो दोनों कंडीशन ले लेते हैं, आई ए आई बी और दूसरा क्या है, आई बी। अब यहां देख लो, आई ए आई बी, तीसरा क्या है, आई बी स्मॉल आई। क्योंकि मदर का ब्लड ग्रुप जो है बी है और उसका जीनोटाइप नहीं दे रखा है कि वो आई बी स्मॉल आई की वजह से है ना। मदर का ब्लड ग्रुप बी है, मदर का ब्लड ग्रुप बी है। अब बी किस जीनोटाइप के वजह से दिया है यानी कि बी किस जीनोटाइप के वजह से है, यहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। अब ब्लड ग्रुप बी होने के लिए आई बी भी हो सकता है और आई बी स्मॉल आई भी हो सकता है। तो हम दोनों कंडीशन के साथ देखना पड़ेगा, लेकिन फादर का ब्लड ग्रुप फिक्स है, वो ए बी है और ए बी एक ही जीनोटाइप की वजह से होता है, एक ही जीन प्रोब की वजह से होता है जिसका नाम है आई ए आई बी। तो हम लोग दोनों कंडीशन को बड़े प्यार से देखने वाले हैं, बड़े प्यार से क्या करने वाले हैं, देखने वाले। पहला कंडीशन येलो कलर ले लेता हूं, बताना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। मैं क्या कर रहा हूं, येलो कलर ले रहा हूं। कौन सा कलर ले रहा हूं, येलो कलर ले रहा हूं। कौन सा कलर ले रहा हूं, येलो कलर ले रहा हूं। ध्यान देना, ध्यान देना। हम बनाते हैं, ये 1 में क्या था, फादर था यानी कि फादर यानी कि मेल, और 2 में आपका कौन है, मदर है। 1 में फादर है और सेकेंड प्रोबेबिलिटी जो है ये देखो, ये मदर है। दो कंडीशन पॉसिबल है ना। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर बताओ कि एक चेकर बोर्ड बनाता हूं और फादर को ऊपर रखता हूं और मदर को नीचे रखता हूं।
फादर में दो टाइप के गैमीट्स बनेंगे, एक IA वाला और दूसरा IB वाला, और मदर में दो टाइप के गैमीट बनेंगे, एक तुम्हारा IB वाला, सॉरी मदर में एक टाइप का गैमीट बनेगा, लेकिन अगर देखा जाए तो दो गैमीट बनेंगे। अब हम क्या करते हैं, ये जो चेकर बोर्ड है इसमें देखते हैं, ऊपर IA IB, क्लियर है, IB IB, IA IB, IB IB, IA IB, IB IB, IA IB, IB IB। बता, IA IB की वजह से ब्लड ग्रुप क्या है तुम्हारा, AB है, क्या है, AB है। IB IB की वजह से ब्लड ग्रुप B है, IA IB की वजह से ब्लड ग्रुप AB है, और IB IB की वजह से ब्लड ग्रुप B है। तो क्या यहां पर O ब्लड ग्रुप आया क्या किसी भी बच्चे में, किसी भी संतान में? नहीं आया। आया क्या? नहीं आया। अब हम क्या करते हैं, दूसरा कंडीशन को देखते हैं। किसको देखते हैं? दूसरा कंडीशन को देखते हैं। दूसरा कंडीशन ध्यान देना, हम मेल को ऊपर रखने वाले हैं और फीमेल को नीचे रखने वाले हैं। मेल जो है वो दो टाइप का गैमीट बनाता है, फीमेल जो है वो भी यहां पर दो टाइप का गैमीट बना रही है। अब हम क्या करने वाले हैं, चेकर बोर्ड बना रहे हैं। अब आप देख सकते हैं यहां पर मैं क्या लिखूं, IA IB, यहां पर क्या लिखूं, IB IB, यहां पर क्या लिखूं, IA स्मॉल I, यहां पर क्या लिखूं, IB स्मॉल I। IA IB करेक्ट, IB IB करेक्ट, IA स्मॉल I करेक्ट, IB स्मॉल I करेक्ट। IA IB की वजह से ब्लड ग्रुप AB, IB IB की वजह से ब्लड ग्रुप B, और IA स्मॉल I की वजह से ब्लड ग्रुप A, और IB स्मॉल I की वजह से ब्लड ग्रुप B। यहां पर आप लोग बताओ, क्या यहां पर इस कंडीशन में भी क्या O ब्लड ग्रुप आया? नहीं आया। तो इसका मतलब कि अगर फादर का ब्लड ग्रुप AB है और मदर का ब्लड ग्रुप B है, तो कभी भी जो ऑफस्प्रिंग होगा, जो संतान होगा, उसमें कभी भी ब्लड ग्रुप O नहीं होगा। समझ में आई बात? मेरा खुद का ब्लड ग्रुप AB है, मेरा खुद का ब्लड ग्रुप AB है। अगर मेरा इन फ्यूचर किसी फीमेल, इन फ्यूचर में मेरा अगर किसी फीमेल के साथ शादी हुआ और उस फीमेल का ब्लड ग्रुप अगर B है या फिर A है, तो मेरा बच्चे का ब्लड ग्रुप कभी भी O नहीं होगा। AB भी रहे तो कभी भी ब्लड ग्रुप O नहीं होगा। उनका ब्लड ग्रुप O भी रहे तो मेरे बच्चे का ब्लड ग्रुप O कभी भी नहीं होगा। थोड़ा सा देखते हैं, चलो मेरा ब्लड ग्रुप जो है वो क्या है, AB है। अब हम जिससे हम शादी करेंगे इन फ्यूचर, मान लो उसका ब्लड ग्रुप क्या है, O है। AB जो होता है वो IA IB की वजह से, और O जो होता है वो किसकी वजह से, स्मॉल I की वजह से। तो अगर मैं यहां पर कितने टाइप का युग्मक बना, गैमीट बना, एक टाइप का बना, यहां पे दो टाइप का बना, यहां पे कितने टाइप का बना, दो टाइप का बना, लेकिन यहां पर कितने टाइप का बना, एक टाइप का बना। अब ये IA स्मॉल I के साथ मिलेगा, IA स्मॉल I के साथ मिलेगा, दूसरा कंडीशन में IB स्मॉल I के साथ मिलेगा। तो इसका मतलब ब्लड ग्रुप ये क्या हो गया, A हो गया, B हो गया। मेरे बच्चों में ब्लड ग्रुप A हो गया और B हो गया। समझे बात? क्वेश्चन क्या कहता है कि फादर का ब्लड ग्रुप AB है और मदर का B है, बच्चे में क्या O ब्लड ग्रुप हो सकता है, या कि अगर हो भी सकता है तो कितना % बच्चे में होगा, अगर हो सकता है तो मैं आपको बता दूं, अगर पिता का ब्लड ग्रुप AB हो और मां का अगर O हो, उसके बावजूद भी बच्चे का ब्लड ग्रुप कभी भी O नहीं आएगा। और यहां पे तो मां का ब्लड ग्रुप क्या है, B है। समझ में आई बात? O होने के लिए
स्मॉल आई होना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देख लेते हैं क्वेश्चन के ऑप्शंस, देख लेते हैं। यदि पिता का रक्त AB है और माता का B है, उनके संतान का रक्त वर्ग O की होने की संभावना है 0%। कितना परसेंट? 0%। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? O होगा। अगर पिता का ब्लड ग्रुप AB और माता का ब्लड ग्रुप क्या हो? B हो। अगर पिता का ब्लड ग्रुप AB और माता का ब्लड ग्रुप B हो तो कोई भी ऐसा संतान नहीं है जिसका ब्लड ग्रुप O होगा। इसलिए क्या आंसर हो जाएगा? 0%। 0%। क्या आंसर हो जाएगा? 0%। क्या आंसर हो जाएगा? 0%। क्या आंसर हो जाएगा? 0%। क्योंकि दोनों कंडीशन में O ब्लड ग्रुप नहीं आया तो आंसर क्या हो जाएगा? 0%। आंसर क्या हो जाएगा? 0%। क्या हो जाएगा? 0%। क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, टाइमर का जो साइज है बड़ा है और हमको टाइमर कभी सेट करके देखे नहीं है, तो इसलिए सेट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है ना। आप आइडिया लगा के बना लेना। चलिए, मैं आपको समय दे रहा हूं, मैं आपको समय दे रहा हूं। और यह समय किस लिए दे रहा हूं? यह समय किस लिए दे रहा हूं? ताकि आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। सॉल्व करिए क्वेश्चन को। मैं दूर खड़ा होकर क्वेश्चन को पढ़ता हूं, मैं आप लोगों के बीच में बाधा नहीं बनता हूं। क्वेश्चन है, एक विवाहित जोड़े की पहले से 3 पुत्रियां हैं, वो अब चौथी संतान की सोच रहे हैं। इस चौथी संतान के पुत्र होने की संभावना कितनी प्रतिशत होगी? A married couple already has 3 daughters and now they are expecting their 4th child. What is the probability of the 4th child being a son? पहला ऑप्शन है 100%, दूसरा ऑप्शन है 50%, तीसरा ऑप्शन है 25% और चौथा ऑप्शन है 0%। यानी कि बात क्या कह रहा है कि कपल है, कपल क्या है? कपल है, हस्बैंड वाइफ है, जिनको 3 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। हमारे 3 बच्चे हैं। लेकिन अब वो भैया चौथे का प्लानिंग कर रहा है। अब ये जो चौथे का प्लानिंग कर रहा है, चौथा जो है वो बेटा होगा या बेटी होगा, ये पूछ रहा है ना। हाँ, बेटा होगा या बेटी होगा, ये पूछ रहा है। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि चौथा बेटा होने का कितना % चांस है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं क्वेश्चन को। A married couple already has 3 daughters and now they are expecting their 4th child. What is the probability of the 4th child being a son? एक विवाहित जोड़े के पहले से 3 पुत्रियां हैं। पुत्रियां यानी कि बेटी है। अब चौथी संतान की सोच रहे हैं कि कौन सा संतान की? चौथा संतान की। इस चौथी संतान के पुत्र होने की संभावना कितनी % होगी? तो हमने आपको पहले कह रखा है क्लास में, क्योंकि अगर चौथा बच्चा का पूछ रहा है कितना % संभावना है पुत्र होने का, तो मैं कहूंगा 50%। कितना %? 50%। मैं कहूंगा 50%। इसके पीछे रीजन है, लिंग का निर्धारण पुरुष करता है, सेक्स का डिटर्मिनेशन मेल करता है। मेल 2 टाइप का गैमीट बनाता है और फीमेल हमेशा एक ही टाइप की गैमीट बनाती है। तो मेल का जो 2 टाइप का गैमीट है, वो फीमेल के एक टाइप के गैमीट से मिलने का दोनों का जो चांस होता है वो इक्वल होता है। समझ में आई बात? दोनों का चांस इक्वल होता है। अगर किसी कपल्स को कुल 3 बेटियां हैं और वो चौथा का प्लानिंग कर रहा है, अगर वो सोच रहे हैं कि उनका चौथा बेटा हो जाएगा,
तो ये बेटा गलतफहमी है। बेटी भी हो सकता है, बेटा भी हो सकता है। अगर कोई हस्बैंड वाइफ है जिनको 100 बच्चे हैं और 100 का 100 बेटा है, अगर वो सोचता है कि जो 101वां जो होगा वो क्या हो जाएगा, बेटी हो जाएगा, तो गलतफहमी है। बेटा भी हो सकता है और बेटी भी हो सकता है। बेटा होना या बेटी होने का जो प्रोबेबिलिटी है इक्वल है। समझ में आई बात? लेकिन सोसाइटी में जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जिनके अंदर समझ नहीं होता है ना, जिनके अंदर समझ नहीं होता है, जिनको लगातार 1 या 2 या 3 या 4 बेटियां होता है, तो उनको लगता है कि मैं 5वां बेटे के लिए जाऊं, परंतु बेटी भी हो सकता है और बेटा भी हो सकता है। समझ पा रहे हो बात मेरा? अगर आप यह सोचकर 5वां बच्चे को जन्म देना चाहते हो, अगर आपके पास लगातार 4 बेटी है, अगर यह सोचकर आप 5वां बेटी को मतलब 5वां बच्चे को जन्म देना चाहते हो कि बेटा ही होगा, यह गलतफहमी है। अगर 30 लगातार बच्चा हो और सब बेटा हो या फिर बेटी हो, तो 31वां जो होगा बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकता है। तो ये चीजें हैं, है ना? तो ये क्वेश्चन थोड़ा कहीं ना कहीं सोसाइटी को अवेयर करता है। ये जो क्वेश्चन है सोसाइटी को अवेयर करता है ना? एक तो इस बात को लेके अवेयर करता है कि जो सेक्स का डिटर्मिनेशन है, जो लिंग का निर्धारण है, बेटा या बेटी होने का जिम्मेदार कौन है? पिता है। और दूसरी बात कि अगर लगातार 6 बेटी है, 7वां क्या होगा? बेटी भी हो सकता है, बेटा भी हो सकता है। अगर आप सोच लो कि बेटा ही होगा तो गलतफहमी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 50%। क्या हो जाएगा? 50%। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहां बढ़ते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4 है। बढ़ाओ आप लोग, मैं साइड हट जाता हूं। मैं आप लोगों के बीच में डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करूंगा। मैं चाहूंगा जो भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है अभी, बेसिकली हमारे पास इतना समय नहीं है कि मैं कमेंट को पढूं। समझ में आई बात? हमने कहा हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम कमेंट को पढ़ें, इसलिए जो कोई भी कमेंट करेगा मैं उसका रिप्लाई बाद में करूंगा, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे बंटी हो, चाहे ऋषभ हो, चाहे सिमरन हो, चाहे रुमान हो, चाहे जलीस हो, चाहे एकता हो, चाहे तुम्हारा पायल हो, चाहे तुम्हारा जया हो, चाहे रत्ना हो, चाहे सोनालिका हो, चाहे कल्याण सोना हो, सबको इधर ध्यान से देखना है, इधर ध्यान से समझना है। बहुत सारा बच्चा तो खुश हो जाएगा, सर आपने मेरा नाम अनाउंस कर दिया सर, मेरा तो पर्सनालिटी बढ़ गया सर, आपने मेरा नाम अनाउंस कर दिया ऑनलाइन क्लास में, मेरा तो पर्सनालिटी बढ़ गया। अब देखो मेरा, अब देखो मेरा, अब मैं पढ़ता हूं, मजे ले लेके पढ़ता हूं, जिसको रोकना है रोक लो, पढ़ने वाला हूं मैं। और बोर्ड के एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम को तहस नहस कर देने वाला हूं। देखो ना, एक्चुअल में ना बायो का जो एग्जाम होता है उसमें 70 मार्क्स का थ्योरी है और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल का मार्क्स आपके हाथ में नहीं है, स्कूल वालों के हाथ में है, लेकिन थ्योरी का मार्क्स आपके हाथ में है। हमने पहले से ही अनाउंसमेंट कर रखा है, जिसको बायोलॉजी में 65 या 65 प्लस आएगा उसको मेरे तरफ से 5000 रुपीज इनाम रहेगा। दिस इज ए बिग अनाउंसमेंट फ्रॉम माई साइड। समझ में आ रही बात? ये मेरे तरफ से एक बड़ा सा अनाउंसमेंट है कि जो भी इन्फिनिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो कोई भी, या फिर इन्फिनिटी साइंस क्लास के जो कोई भी स्टूडेंट हैं जिसको
65 या फिर 65 प्लस मार्क्स आता है तो उसको मेरे तरफ से 5000 रुपीज का इनाम रहेगा। ये नोट कर लो, ये वीडियो डिलीट नहीं होने वाला है। अब पता चला कि कितना 1000 बच्चा 65 प्लस लेकर आ गया, तब क्या होगा? जमीन बेच के देना पड़ेगा लगता है। भैया बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया, हम बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर दिए। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन में, ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों। विशुद्ध लाल पुष्प तथा विशुद्ध सफेद पुष्प वाले पौधे में संकरण कराने पर प्राप्त संतानों में गुलाबी पुष्प वाले पौधों का बनना किसका उदाहरण है? When red flowered 4 o'clock plants are crossed with white flowered 4 o'clock plants, the offspring show pink flower. This is an example of. हमने याद है, हमने पढ़ा था कि मेंडल ने कितना नियम दिया था? मेंडल के कितने नियम थे? 3 नियम। उनमें से जो पहला नियम था वो था प्रभाविता का नियम। किसका नियम? प्रभाविता का नियम, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस। और लॉ ऑफ डोमिनेंस का क्या था? एक्सेप्शन था। क्या था? एक्सेप्शन, यानी कि अपवाद था। क्या था? अपवाद था। क्या था? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या था? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसको हिंदी में अपूर्ण प्रभाविता कहा जाता है। जिसको हिंदी में अपूर्ण प्रभाविता कहा जाता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या कहा जाता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था? याद करो। इसमें हमने पढ़ा था क्या पढ़ा था? कि जब 4 o'clock प्लांट, जिसको हम लोग, जैसे 4 o'clock प्लांट है जो कि एग्जाम्पल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, उसमें हमने देखा था एक मेल, दूसरा कौन सा? मेल प्लांट, दूसरा फीमेल प्लांट। मेल को रेड लिया था हमने, फीमेल को हमने व्हाइट लिया था। मैं फ्लावर कलर की बात कर रहा हूं, पुष्प की रंग की बात कर रहा हूं। इसका मिराबली जलापा का, जिसको 4 o'clock प्लांट कहा जाता है। अपूर्ण प्रभाविता यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस सिर्फ मिराबली जलापा में नहीं दिखता, स्नैप ड्रैगन में दिखता है, स्वान पुष्प में दिखता है, जिसको डॉग फ्लावर कहा जाता है। अब क्या है यहां पर ध्यान देना, रेड कैपिटल आर, व्हाइट स्मॉल आर। ये कितने टाइप का गैमीट बनाएगा? 1 टाइप का। ये कितने टाइप का गैमीट बनाएगा? 1 टाइप का। अब यहां पे क्या है? फ्यूजन होने वाला है ना, कैपिटल आर स्मॉल आर। मेल रेड कलर के फ्लावर प्रोड्यूस कर रहे थे, फीमेल व्हाइट कलर के फ्लावर प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन F1 जनरेशन में हमने देखा, क्या देखा? F1 जनरेशन में हमने देखा कि ऑल फ्लावर्स आर पिंक। ना मेल पेरेंट का फ्लावर का कलर आया, ना फीमेल पेरेंट का फ्लावर का कलर आया, ना व्हाइट आया, ना रेड आया, ना व्हाइट आया क्या आया? पिंक आया। और ये पिंक किसके वजह से आया? इनकम्प्लीट डोमिनेंस की वजह से आया। किसके वजह से आया? इनकम्प्लीट डोमिनेंस की वजह से आया, जो देखने को मिलता है 4 o'clock प्लांट में। किसमें देखने को मिलता है? 4 o'clock प्लांट में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखो, विशुद्ध लाल पुष्प तथा विशुद्ध सफेद पुष्प वाले पौधे में संकरण कराने पर प्राप्त संतानों में गुलाबी पुष्प वाले पौधे का बनना किसका उदाहरण है? पहला ऑप्शन था अपूर्ण प्रभाविता, दूसरा था पूर्ण प्रभाविता, तीसरा था संकर, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपूर्ण प्रभाविता, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या कहा जाता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या कहा जाता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या कहा जाता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ,
और हम लगा देते हैं टाइमर, हम लगा देते हैं टाइमर, हम लगा देते हैं टाइमर। क्या लगाते हैं? टाइमर। कितना सेकंड का टाइमर लगाएंगे? वही आपका 15 सेकंड का। कितना सेकंड का? 15 सेकंड का। जैसे टाइम पूरा हो गया होगा बेल बजेगा, जैसे टाइम पूरा होगा क्या होगा? बेल बजेगा। यहां देख रहे हो टाइमर 6। क्वेश्चन देखो, फिर से टाइमर लगाना पड़ेगा लग रहा है। रीसेट रीसेट रीसेट, रुक जाओ। टाइम 15 सेकंड। फिर से, क्योंकि ना आप लोग शायद क्वेश्चन को देख ही नहीं पाए होंगे, माफी चाहूंगा। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को इधर मूव कर दूं, कोई दिक्कत? अगर आप में से किसी को दिक्कत है तो बोलो भैया, है ना, बोलना है, कभी भी शर्माना नहीं है। अगर आपको, आप में से किसी को दिक्कत है किसी प्रश्न में तो बेझिझक पूछना है, शर्माना नहीं है। क्वेश्चन है, टाइमर लगाता हूं, टाइमर ऑन करता हूं ना, चलिए बताइए। चलिए टाइम पूरा हो गया, टाइम पूरा हो गया, टाइम क्या हो गया? पूरा हो गया। चलो क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। क्वेश्चन में लिखा है क्रॉसिंग ओवर इनमें से किस अवस्था में होता है? पहला ऑप्शन है पैकेटीन, दूसरा ऑप्शन है डिप्लोटीन, तीसरा ऑप्शन है डायाकाइनेसिस और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन विच स्टेज? पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस, नन ऑफ दीज। हमने जब क्लास 11th में पढ़ा था सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, कोशिका चक्र तथा कोशिका विभाजन, तो वहां पर हमने डिटेल में देखा था। हमने क्या देखा था कि जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो पैकेटीन में होता है। किस में होता है? पैकेटीन में होता है। ये जो विनिमय होता है वो पैकेटीन में होता है, जिसको हिंदी में स्थूल पट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थूल पट कहा जाता है। समझ में आई बात? तो क्रॉसिंग ओवर इनमें से किस अवस्था में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पैकेटीन। क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन विच स्टेज? तो आंसर क्या हो जाएगा? पैकेटीन। क्या डिप्लोटीन होगा? नहीं होगा। क्या डायकाइनेसिस? नहीं होगा। क्या नन ऑफ दीज होगा? क्या नहीं होगा। क्योंकि अगर पैकेटीन होगा तो नन ऑफ दीज क्यों होगा? इनमें से कोई नहीं क्यों होगा? इसका राइट आंसर है पैकेटीन, है ना। हम में जो विभिन्नता आता है, जो वेरिएशंस आता है, वो किस अवस्था के वजह से? पैकेटीन अवस्था के वजह से। हम लोग अपने माता पिता के एग्जैक्टली सिमिलर नहीं है। वी आर नॉट एग्जैक्टली सिमिलर टू आवर पेरेंट्स। इसके पीछे रीजन क्या है? मियोसिस 1, मियोसिस 1 का प्रोफेज 1, प्रोफेज 1 का, प्रोफेज 1 में क्या था? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। और क्रॉसिंग ओवर जो हुआ था वो किसमें हुआ था? पैकेटीन, है ना। सेल डिवाइड करता माइटोसिस से, मियोसिस से। मियोसिस जो होता है मियोसिस 1, मियोसिस 2। मियोसिस 1 में प्रोफेज 1, प्रोफेज 1 में लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। और क्रॉसिंग ओवर विनिमय किसमें होता है? पैकेटीन में, जिसके कारण वेरिएशन आता है, जिसके कारण विभिन्नता आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 था क्या? हाँ क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। चलो टाइमर ऑन करते हैं 15 सेकंड का। ले बना भाई। बेल बज गया, बेल, बेल बज गया। बना कि नहीं बना? ये क्वेश्चन नहीं बनेगा तो क्या बनेगा बताओ? ये वाला क्वेश्चन नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? कमेंट करो आंसर। चलो रीसेट, रीसेट करते हैं। थोड़ा देर इसको साइड करते हैं।
क्वेश्चन है, द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी अनुपात होता है। अनुलक्षणी यानी कि लक्षण प्रोपी अनुपात की बात कर रहा है। कौन सा संकर संकरण में? द्विसंकर संकरण में। किसमें? द्विसंकर संकरण में। और द्विसंकर क्रॉस वैसा क्रॉस जिसमें कितने जीन की वंशागति होती है। द्विसंकर क्रॉस वैसा क्रॉस जिसमें कितने जीनों की वंशागति हो। द्विसंकर क्रॉस वैसा क्रॉस जिसमें कितने जीनों की वंशागति हो। 2 जीन या फिर 2 लक्षण, या फिर 2 लक्षण। द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी यानी कि फिनोटिपिक अनुपात होता है। क्या पूछ रहा है? मेंडल ने डायहाब्रिड क्रॉस किया था। डायहाब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो क्या है? तो याद करो, हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था मेंडल का द्विसंकर संकरण, उसमें हमने पढ़ा था अनुलक्षणी अनुपात यानी कि लक्षण प्रोपेन अनुपात, जिसको फिनोटिपिक रेशियो कहा जाता है। उसमें हमने पढ़ा था, क्या था याद करो, क्या था? गोल पीला अनुलक्षणी यानी कि जो बाहर से दिखता है। गोल हरा अनुपात रेशियो। झुर्रीदार पीला, फिर तुम्हारा झुर्रीदार हरा, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, और लास्ट में तुम्हारा रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन। याद करो क्या था? 9 3 3 1। ऑप्शन में देखो कहां लिखा है। ऑप्शन में देखो कहां लिखा है 9 3 3 1। द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी अनुपात होता है। द्विसंकर क्रॉस वैसा क्रॉस जिसमें 2 जीन की वंशागति होती है। डायहाब्रिड क्रॉस वैसा क्रॉस जिसमें 2 जीन या फिर 2 कैरेक्टर का इनहेरिटेंस होता है। अब यहां पे राइट आंसर हो जाएगा 9331। हमने ऑलरेडी बात कर रखा है, क्या हो जाएगा? 9331 9331। कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। हम लोग बढ़ते हैं आगे, हम लोग बढ़ते हैं आगे, हम लोग बढ़ते हैं आगे, हम लोग बढ़ते आगे। चलिए चलिए हम लोग बढ़ते आगे। चलो थोड़ा सा उठा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। लो फिर से हम टाइमर लगा दिए 15 सेकंड का। लगा दिए 15 सेकंड का टाइमर। कितना सेकंड का लगा दिए? 15 सेकंड का। बच गया। रीसेट। वही जाइए आप। क्वेश्चन है, इनमें से कौन यौन संबंध गुण है? यौन यानी कि सेक्स, यौन यानी कि सेक्स, और संबंध यानी कि लिंक्ड, यानी कि लिंक्ड। और सेक्स लिंक्ड को हमने पढ़ा था लिंग सहलग्न। क्या पढ़ा था? लिंग सहलग्न, जिसको इंग्लिश में सेक्स लिंक कहा जाता है। इनमें से कौन यौन संबंध गुण है ना? सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर है, ट्रेट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेक्स लिंक ट्रेट? पहला ऑप्शन है वर्णांधता, पहला ऑप्शन है वर्णांधता, दूसरा ऑप्शन है रतौंधी, तीसरा ऑप्शन है पूर्ण अंधता, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्णांधता, जिसको इंग्लिश में कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेक्स लिंक्ड ट्रेट? हमने कहा था सेक्स लिंक्ड ट्रेट के अंदर एक हीमोफीलिया आता है और दूसरा कलर ब्लाइंडनेस आता है, जिसको वर्णांधता कहा जाता है। कलर ब्लाइंडनेस के लिए एक टेस्ट है जिसका नाम है इशिहारा टेस्ट। कलर ब्लाइंडनेस में दो कलर को पहचानने में दिक्कत होता है, एक तुम्हारा ग्रीन कलर और दूसरा तुम्हारा रेड कलर। तो सेक्स लिंक्ड जो ट्रेट है वो है कलर ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है वो किसके कारण, वो नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी जो होता है ये किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, विटामिन ए का पूर्ति कैसे होगा? गाजर खा लो, गाजर खाओ, गाजर। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से एक डिजीज होता है जिसका नाम है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हिंदी में रतौंधी कहा जाता है। और विटामिन ए जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में। और ये विटामिन ए कहां से मिलेगा? कैरोट से, गाजर से। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए हटाते हैं क्योंकि क्वेश्चन बड़ा होने वाला है। क्वेश्चन क्या होने वाला है? बड़ा होने वाला है। चलिए बनाइए, क्वेश्चन बनाइए। तो अभी 8 क्वेश्चंस और अभी कितना 8 क्वेश्चन हो रहा है, 12 क्वेश्चन और भी है। जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, लेट नहीं करना है, जल्दी बनाना है। इतना स्लो चलोगे तो कैसे नीट निकलेगा? इतना स्लो चलोगे तो 12th में कैसे अच्छा करोगे? बनाओ जल्दी, बना जल्दी। हट जाता हूं, बना जल्दी, बना। मूव करता हूं मैं इसको। बना ले भाई, बना ले यार, बना ले। क्या कर? बना ले। क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? जब कोई गुण एक से अधिक विपरीत जोरों द्वारा संचालित होता है तो उसे कहते हैं बहुविकल्पता, बहु गुणसूत्रजता, पॉलीपोलॉइडी जिसको बोलते हैं, अपूर्ण प्रभाविता। इनमें से कौन? व्हेन ए ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन पेयर ऑफ एलील। मोर देन वन पेयर ऑफ एलील यानी कि एक से ज्यादा पेयर ऑफ एलील से। तो याद होगा हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था जो ब्लड ग्रुप होता है, जो ब्लड ग्रुप होता है, जो ब्लड ग्रुप होता है, जो ब्लड ग्रुप होता है उसको कंट्रोल करता आइजीन। और आइजीन के एक जोड़ी से ज्यादा अलील है। एक जोड़ी से ज्यादा मतलब 2 से ज्यादा अलील है, IA, IB और स्मॉल आई। इसको या तो मल्टीपल एलिलिज्म बोलते हैं, मल्टीपल एलिलिज्म, या फिर हिंदी में इसको बोलते हैं बहुविकल्पता। क्या बोलते हैं? बहुविकल्पता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बहुविकल्पता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। क्या बोलते हैं? मल्टीपल एलिलिज्म। आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस का आइडिया होगा, अपूर्ण प्रभाविता का आइडिया होगा, जो 4 क्लॉक प्लांट में देखने को मिलता है। जो एक्सेप्शन है, किसका एक्सेप्शन है? प्रभाविता का नियम का, लॉ ऑफ डोमिनेंस के का एक्सेप्शन है। आगे 8वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन। और है क्या क्वेश्चन? इधर नहीं है। चलो 9वां में आ जाओ, चलो 9वां में आ जाओ। अब ये तो क्वेश्चन बड़ा आसान है, जल्दी जल्दी बनाओ। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, जल्दी जल्दी बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ। टाइमर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन आसान है, बहुत ही आसान है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, जल्दी जल्दी बनाना है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, जल्दी जल्दी बनाना है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? पनेट वर्ग किसने दिया? पनेट वर्ग किसने विकसित किया? पनेट वर्ग, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं? चेकरबोर्ड नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? चेकरबोर्ड। पनेट स्क्वायर गिवन बाय, पनेट स्क्वायर गिवन बाय, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? चेकरबोर्ड। क्या बोलते हैं? चेकरबोर्ड। किसने दिया था? है ना, पनेट ने दिया था। किसने दिया था?
पन्नेट ने दिया था। किसने दिया था? पन्नेट ने। किसने दिया था? पन्नेट ने दिया था। किसने दिया था? पन्नेट ने दिया था। अब पन्नेट स्क्वायर लिखा है तो नाम भी तो आ गया साइंटिस्ट का, पन्नेट। पन्नेट का पूरा नाम रेजिनाल्ड सी पन्नेट। रेजिनाल्ड सी पन्नेट, क्लियर है? रेजिनाल्ड सी पन्नेट। रेजिनाल्ड सी पन्नेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मेंडेलियन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का अपवाद है? मेंडेलियन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का अपवाद है। यहां पे इसका हिंदी है, चचा, मेरे प्यारे चचा, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम की बात कर रहा है। निम्नलिखित में कौन मेंडेलियन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का अपवाद है? स्वतंत्र अपव्यूहन का जो नियम है उसका अपवाद है। पहला ऑप्शन है क्रॉसिंग ओवर, दूसरा है अपूर्ण प्रभाविता, तीसरा है पृथक्करण, चौथा है सहलग्नता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन टू मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन टू मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? पहला ऑप्शन है क्रॉसिंग ओवर, दूसरा ऑप्शन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तीसरा ऑप्शन है सेग्रीगेशन और चौथा ऑप्शन है लिंकेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसको संलग्नता बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लिंकेज बोलते हैं। मेंडल ने 3 नियम दिए, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम का क्या नाम है? युग्मकों की सिद्धता का नियम। फिर तुम्हारा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। मेंडल ने 3 नियम दिया। पहला नियम का अपवाद है, यानी कि पहला नियम नहीं बोलेंगे, जो एक संकर संकरण के आधार पे जो नियम है, प्रभाविता का नियम, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेस पर जो लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसका एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? उसका एक्सेप्शन है तुम्हारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता और सहप्रभाविता। लेकिन अगर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करें, स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम की बात करें, तो उसका अपवाद है सहलग्नता, जिसको इंग्लिश में लिंकेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिंकेज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। कितना आसान। एक परिवार जिसमें 5 बेटियां हैं को छठी संतान होने पर बेटा होने की संभावना कितनी है? भाई 50% यार। हमने कहा ना, किसी परिवार में अगर 90 बच्चा है, 90 बेटी है, 91वां क्या होगा? क्या बेटा हो जाएगा? नहीं, बेटी भी हो सकता है और बेटा भी हो सकता है। तो इसका मतलब बेटा या बेटी होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो 50% है। चांस जो है 50% है। अगर कहा जाए कि किसी परिवार में 35 बेटा है, 36वां बेटी होने की कितना संभावना है? वही 50% है। तो इसीलिए बोलते हैं कभी भी परिवार मत बनाना कि मेरा 5 बेटी है, 4 बेटी है, 3 बेटी है ना, चौथा बेटा हो जाएगा या फिर 5वां बेटा हो जाएगा या 6ठा बेटा हो जाएगा। इस चक्कर में हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया। अगर काश हम लोग पढ़े लिखे होते तो ऐसा नहीं करते। अगर आपको पता होता कि बेटा या बेटी होने का इक्वल प्रोबेबिलिटी है, 50% चांस है, बेटा भी हो सकता है बेटी भी, तो अब आप बेटा की संख्या बढ़ाने के लिए या फिर बेटी की संख्या बढ़ाने के लिए आप जनसंख्या को तो इतना नहीं बढ़ा सकते हैं कि हम 2 हमारे दर्जन। एक नारा है ना, हम 2 हमारे 2, अच्छा लगता है। अब अगर आप बोलोगे हम 2 हमारे दर्जन, अच्छा लगेगा क्या सुनने में? हम 2 हमारे दर्जन, हम 2 हमारे 8, अच्छा नहीं लगता है। सिर्फ बच्चा पैदा करना बड़ी बात नहीं है, उसका पालन पोषण करना बड़ी बात है, उनका ख्याल रखना बड़ी बात है। एक परिवार जिसमें 5 बेटियां हैं को छठी संतान होने पर बेटा होने की संभावना कितनी % है? तो मैं फिर से कहूंगा कितना %? 50%। कितना %? 50%। कितना %? 50%। यहां पे अगर 5 बेटियां के जगह अगर 1 लाख बेटी हो जाता, कितना हो जाता? 1 लाख बेटी हो जाता, तो 1 लाख एक जो है
1,01,000 जो है 1,01,000 वो बेटा होने का कितना संभावना है? तो कोई मत बोलना 100%, 50% बोलना है अगर 70,000 70,000 अगर 70,000 अगर 70,000 तुम्हारा क्या है? बेटा है, तो 70,000 वनवा जो होगा 70,000 वनवा जो होगा, बेटी होगा क्या? बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बना इसको, कमेंट करो आंसर, कमेंट करो आंसर। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का गुणसूत्र घटक है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम 2a प्लस एक्स एक्स 2a प्लस एक्स एक्स वाई 2a प्लस वाई 2a प्लस एक्स वाई वाई। द क्रोमोसोमल कंपोजिशन ऑफ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इज 2a प्लस एक्स एक्स 2a प्लस एक्स एक्स वाई 2a प्लस वाई 2a प्लस एक्स वाई वाई। मैं आप लोग का थोड़ा सा कमेंट सेक्शन देख लूं। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए कौन लिखा भाई? ऑप्शन ए क्यों लिख रहा है? ऑप्शन सी रहने दो, रहने दोगे या नहीं दोगे? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ज्यादातर बच्चों का आंसर ऑप्शन बी है और ऑप्शन बी ही सही है। देखते हैं क्वेश्चन को। हमने पढ़ा था 3 अनुवांशिक विकार को पढ़ा था। अनुवांशिक विकार 2 प्रकार के, एक मेंडेलियन विकार, दूसरा गुणसूत्र विकार। जेनेटिक डिसऑर्डर 2 टाइप का, एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, दूसरा मेंडेलियन डिसऑर्डर। और जो हम बात करने वाले हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में हमने 3 डिसऑर्डर को देखा था। एक का नाम था डाउन सिंड्रोम। क्या नाम था? डाउन। दूसरे का नाम क्लाइनफेल्टर, दूसरे का नाम क्लाइनफेल्टर, फेल्टर, क्लाइनफेल्टर, क्लाइनफेल्टर। तीसरे का नाम टर्नर, तीसरे का नाम टर्नर। डाउन में 21 क्रोमोसोम का क्रोमोसोम नंबर 21 का ट्राइजोमी हुआ था, त्रिसूत्रता हुआ था। और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में हमने देखा था कि 44 प्लस एक्स एक्स वाई, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमने कितना देखा था? 47 देखा था। लेकिन टर्नर सिंड्रोम में हमने देखा था मोनोजोमी, यानी कि 44 प्लस एक्स 0, यानी कि इतना 45। तो यहां क्वेश्चन पूछा है कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का गुणसूत्र घटक है, तो क्या हो जाएगा? 44 प्लस एक्स एक्स वाई। अब यहां पर ऑप्शन में 44 प्लस एक्स एक्स वाई नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्या? क्या दिख रहा है? 2a 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 दिख रहा है। ठीक है, 2a दिख रहा है। बड़ा चालाकी किया है। अगर आपको एग्जाम में किसी भी जीव का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम दिमाग में ना आए, तो आप 2a बैठाकर वहां से अपना आप को बचा सकते हैं। जैसे फल मक्खी है, फ्रूट फ्लाई है, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, वहां से अपने आप को बचा सकते हैं 2a लिखकर। सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम बना देंगे एक्स वाई एक्स एक्स। जैसे ये जो है क्या, ग्रास हॉपर जो है, टिड्डा जो है, वहां पर भी 2a प्लस क्या लिख सकते हैं? x0 या फिर xx लिख सकते हैं ना, बड़े। तो इसको कंपेयर करो ना, xxy कहां लिखा है? xxy कहां लिखा है? यहां पर लिखा है। यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर भूल चूक में अगर मैंने ऑप्शन ए कहा हो, हमको ध्यान नहीं आ रहा, शायद ए अगर बोल दिया हो, तो ए तो कभी जिंदगी में नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 2a प्लस एक्स एक्स वाई, 2a प्लस एक्स एक्स वाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 14, क्वेश्चन नंबर 14 है क्या? नीचे क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नीचे। नेक्स्ट पेज में आते हैं। इनमें से कौन सार्वभौमिक रक्तदाता समूह है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आई होप सभी लोग बना लोगे। बनाओ, क्या है
ऑप्शन ए में ए है, ऑप्शन बी में बी है, ऑप्शन सी में ए बी है और ऑप्शन डी में ओ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिवर्सल ब्लड डोनर ग्रुप? यूनिवर्सल ब्लड डोनर ग्रुप, इसका मतलब यह है कि इनमें से कौन ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सबको डोनेट कर सकता है? यूनिवर्सल, सबके लिए, सबको डोनेट कर सकता है, दानवीर है, दानवीर है, डोनेट कर सकता है, सबको दे सकता है ना? तो इसका राइट आंसर जो है, इसका जो राइट आंसर है, वैसा ब्लड ग्रुप जो सबको डोनेट कर सकता है उसका नाम है ओ नेगेटिव। क्या नाम है? ओ नेगेटिव। वैसा ब्लड ग्रुप जो सबसे रिसीव कर सकता है, सबसे ग्रहण कर सकता है, सार्वभौमिक रक्त ग्राही है, उसका नाम है ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव। ओ नेगेटिव सबको दे सकता है, ए बी पॉजिटिव सबसे ले सकता है, और हम इधर का ना उधर का, बीच का कैसे बीच का? क्योंकि मेरा ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी नेगेटिव। रेयर में आता है, ओ नेगेटिव भी रेयर में आता है। सुल्तान मूवी देखा है? सुल्तान मूवी, सुल्तान मूवी में जब सलमान खान लड़ने जाता है, जब लड़ने जाता है, यू लड़ने जाता है, तब उसका बच्चा को क्या होता है? एनीमिया होता है, ब्लड की डेफिशिएंसी होता है, और बच्चे का ब्लड ग्रुप रेयर है, ओ नेगेटिव, और वो ब्लड ग्रुप सबको दे सकता, ओ नेगेटिव सबसे ले नहीं सकता। तो मूवी में दिखाया है कि ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप मिलता नहीं है, इसी चक्कर में बच्चा मर जाता है। सलमान खान और अनुष्का शर्मा के बीच में झगड़ा हो जाता है। चलिए, तो यहां पे क्या है? इनमें से कौन सार्वभौमिक रक्तदाता समूह है, सबको दे सकता है? तो आंसर हो जाएगा ओ नेगेटिव। क्या हो जाएगा? ओ नेगेटिव, सबको दे सकता है। कौन सा आंसर? ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव, ए बी ओ ओ ओ ओ ओ ओ। यहां नेगेटिव पॉजिटिव का बात क्या नहीं है, तो सिर्फ ओ मार के हमको निकल जाना है। नो 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 नो। हाँ, मानव रक्त के कौन से वर्ग होते? मानव रक्त के कौन से वर्ग होते हैं? ह्यूमन का कौन सा ब्लड ग्रुप भाई? अंधा सब अंधा सब बता दे। कौन बता दे? अंधा बता दे, कयूम काणा बता दे, कयूम काणा बता दे, बाबू जलेला बता दे, अंधा सब बता दे। क्वेश्चन क्या है? मानव रक्त के कौन कौन से वर्ग होते हैं? मानव रक्त के कौन कौन से वर्ग होते हैं, यानी कि ह्यूमन में जो ब्लड ग्रुप होता है वो कौन कौन सा होता है? तो मैं आपको बता दूं कि मानव में जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है, मानव में जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है, ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है, ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है, वो है आपका एबीओ प्रकार का। क्या है? एबीओ प्रकार का। अब एबीओ प्रकार में हमने ए को उठा लिया, ए को उठा लिया, फिर बी को उठा लिया, फिर ए बी दोनों को उठा लिया, फिर ओ को उठा लिया। इसका मतलब ए भी होगा, बी भी होगा, ए बी भी होगा और ओ भी होगा। तो देखो ए बी और ओ कहां ऑप्शन में है? ए बी सी सी। यहां पे क्या इंग्लिश चल रहा है? क्या इंग्लिश चल रहा है? इंग्लिश चल रहा है क्या? बायो क्लास चल रहा है भाई, इंग्लिश क्लास नहीं चल रहा है। कट्टम बी सी डी ओ, बी के बाद सी होता है, सी के बाद डी होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हट, मूड खराब। ए बी तथा आहा, ये वाला ये वाला ये वाला, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन सी। उपयुक्त सभी भाई, सी तो होता ही नहीं है, डी तो होता ही नहीं है, उपयुक्त सभी कैसे हो जाएगा? तो ए बी एंड ओ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17 में। अब धीरे धीरे हम लोग खत्म करने की ओर हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 16 विभिन्न युग्मक उत्पन्न करेगा? Which of the following will produce 16 different type of gametes? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सॉल्व करो। क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और हम क्वेश्चन को क्लास में आसान बना दिए हैं। क्वेश्चन इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड एंड आई मेड इट इजी इन द क्लासरूम, है ना। जब क्लास चल रहा था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का, तो इसको हमने इजी बना दिया था। क्वेश्चन थोड़ा सा दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन बनता नहीं है। चाहे तुम बिहार बोर्ड को ले लो, चाहे तुम नीट की एग्जाम को ले लो। अब देखना
अब देखना, हमने कहा था कि जब भी टाइप ऑफ गैमीट निकालना है तो वैल्यू लिख देना 2 पर पावर n। n किसका नंबर था? नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशन, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशन। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ऑप्शन ए को देखते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल सी, कैपिटल डी स्मॉल डी। तो यहां देखो एक हेट्रोजाइगस हो गया, दूसरा हेट्रोजाइगस। क्या ये हेट्रोजाइगस है? नहीं है। क्या ये हेट्रोजाइगस है? हाँ हेट्रोजाइगस है। तो 2 टू दी पावर n का वैल्यू कितना है? 3 है। तो इसका वैल्यू क्या हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 हो गया। लेकिन यहां तो 16 लिखा है, इसका मतलब ऑप्शन ए होगा क्या? नहीं होगा। ऑप्शन बी देखते हैं, क्या ये हेट्रोजाइगस है? हाँ है। क्या ये हेट्रोजाइगस है? हाँ है। क्या हेट्रोजाइगस है? नहीं है। क्या हेट्रोजाइगस है? हाँ है। क्या हेट्रोजाइगस है? नहीं है। क्या हेट्रोजाइगस है? नहीं है। 1 2 3, यानी कि n का वैल्यू फिर से क्या आ गया? 3 आ गया। तो क्या हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। सी में आ जाओ, सी में आ जाओ। हेट्रोजाइगस नहीं है, 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 हेट्रोजाइगस नहीं है। यानी कि 2 पर पावर 0 वैल्यू कितना? एक ही टाइप का गैमीट बनाएगा। लेकिन इसमें देख लो, एक हेट्रोजाइगस, दूसरा हेट्रोजाइगस, ये हेट्रोजाइगस नहीं है, ये हेट्रोजाइगस नहीं है, ये हेट्रोजाइगस, ये हेट्रोजाइगस है। इसका मतलब 2 टू दी पावर, 2 पर पावर कितना आएगा? 4 आएगा, क्योंकि n क्या था? नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशन, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशन। हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या होता है आपको पता है ना? विषम युग्मकता क्या होता है आपको पता है? विषम युग्मकता क्या होता है आपको पता है? हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या होता है आपको पता है? अगर कैपिटल टी है तो यह है होमोजाइगस कंडीशन, कैपिटल टी स्मॉल टी है तो हेट्रोजाइगस कंडीशन, कैपिटल आर है तो होमोजाइगस कंडीशन, स्मॉल आर है तो होमोजाइगस कंडीशन, कैपिटल आर स्मॉल आर है तो हेट्रोजाइगस कंडीशन, कैपिटल टी स्मॉल टी है तो हेट्रोजाइगस कंडीशन, कैपिटल स्मॉल ए है तो हेट्रोजाइगस कंडीशन, स्मॉल ए है तो होमोजाइगस कंडीशन। तो अब 16 किसमें है? देखो ऑप्शन नंबर डी में देखना। किसमें देखना? ऑप्शन नंबर डी देखो, डी। 1 2 3 4, 4 हेट्रोजाइगस। इसका मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16, 16। तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे भैया, 17 में और 3 क्वेश्चन बचा है, बना लेते हैं फिर घर निकलेंगे, नहीं तो घर वाला बोलेगा बेटा कहां चले गया। थोड़ा पानी पी लेते हैं, थोड़ा रिलैक्स करते हैं भाई। थक गए हैं पढ़ाते पढ़ाते, थक गए हैं पढ़ाते पढ़ाते। थोड़ा सा कर लेते हैं रिलैक्स, थोड़ा पी लेते हैं पानी। और पानी पीना चाहिए बैठ के। क्या करके पीना चाहिए? बैठ के। पानी पीना चाहिए बैठ के, पानी पीना चाहिए बैठ के, पानी पीना चाहिए बैठ के। खड़ा होके पानी पीना नहीं चाहिए। बहुत सारे साइंटिफिक रीजन हैं, कभी फुर्सत मिले तो बताऊंगा। चलो अब ध्यान से सुनो। देखो ना, बहुत देर तक क्लास ले रहे हैं, आप लोग शायद बोर हो गए होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं ना, एक काम करते हैं। क्या काम करते हैं सर? एक शायरी सुनाते हैं। सुनोगे शायरी? सुनो ध्यान से। इधर ध्यान क्यों मत, इधर ध्यान मत दो ना भाई, एक समय में एक ही काम होगा, या तो पढ़ाई कर लो या शायरी सुन लो। अभी मैं शायरी सुना रहा हूं तो शायरी सुनो ना। सुनो। इश्क वाले आंखों से आंखों की बात समझ लेते हैं, इश्क वाले आंखों से आंखों की बात समझ लेते हैं, सपनों में आए तो मुलाकात समझ लेते हैं। इश्क वाले आंखों से आंखों की बात समझ लेते हैं, सपनों में आए तो मुलाकात समझ लेते हैं, रोते तो आसमान भी है अपनी धरती के लिए,
रोते तो आसमान भी है अपनी धरती के लिए, लेकिन लोग उनकी आंसुओं को बरसात समझ लेते हैं। समझ में आया क्या? समझ में आया तो बढ़िया है, अगर नहीं समझ में आया तो और बढ़िया है। वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? हु प्रपोज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस? तो मैं कहूंगा सटन एंड बोवेरी ने। किसने किया था? सटन और बोवेरी ने। सॉरी, ये क्या खींच रहा हूं मैं, सी में है ना ऑप्शन, सटन एंड बोवेरी है ना। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है, ये जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है, ये जो वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत है, उसको किसने दिया था? सटन और बोवेरी ने। लेकिन इसको एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूव किया था? थॉमस हंट मॉर्गन ने। थॉमस हंट मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के रूप में किसको यूज किया था? फ्रूट फ्लाई को। फ्रूट फ्लाई जिसको फल मक्खी बोलते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। आसान क्वेश्चन, आसान है, आसान है, आसान है। संदीप महेश्वरी नहीं बोलता, आसान है, आसान है। बढ़ाओ। किसी जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी कैपिटल डी द्वारा कितने प्रकार के युग्मक बन सकते हैं? आसान है। क्या है? आसान है। कैसे आसान है सर? हाउ मेनी टाइप ऑफ गैमीट कैन बी फॉर्म फ्रॉम दी जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी। तो हमने कहा था टाइप ऑफ गैमीट निकालने का एक फार्मूला है, युग्मक के प्रकार निकालने का एक फार्मूला है 2 पर पावर n। n किसका कंडीशन था? विषम युग्मकता का, हेट्रोजाइगस कंडीशन। हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या था? हेट्रोजाइगस कंडीशन। हेट्रोजाइगस कंडीशन। कैपिटल ए स्मॉल ए, यहां देखो, यहां देख लो, यहां देख लो। कैपिटल ए जूम करना पड़ेगा क्या? दिख रहा है क्या? जूम करना पड़ेगा क्या? छुप मत जाना भाई लोग, छुप मत जाना, छुप मत जाना। क्या दिख रहा है बताओ? कैपिटल ए स्मॉल ए क्या है? एन क्या है? नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, 1 हो गया। क्या हेट्रोजाइगस कंडीशन है? नहीं। क्या हेट्रोजाइगस कंडीशन है? हाँ है। क्या हेट्रोजाइगस कंडीशन है? नहीं है, ये होमोजाइगस कंडीशन है। तो कितना हेट्रोजाइगस कंडीशन हो गया? 2। इसका मतलब n का वैल्यू क्या है? 2 है। अब फार्मूला में क्या बैठाएंगे? 2 टू द पावर 2 पर पावर 2। इसका मतलब 2 इंटू 2 यानी कि 4। आंसर देखो 4 किधर है? ऑप्शन ए में है। 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 लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? लेक्चर को खत्म करेंगे। क्या करेंगे? लेक्चर को खत्म करेंगे। हाँ, मेंडल ने प्रतिपादित किया अनुवांशिकता के नियम, उपार्जित गुण के नियम, संलग्नता के नियम, उत्परिवर्तन के नियम। मेंडल प्रपोज लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, लॉज ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, लॉ ऑफ लिंकेज, लॉ ऑफ म्यूटेशन। एक चीज बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, जो संलग्नता का नियम है वो मेंडल के नियम के अपवाद है, एक्सेप्शन है। उपार्जित गुण के नियम मेंडल ने नहीं दिया था। इसको जैव विकास वाला चैप्टर में डील करेंगे, इवोल्यूशन वाला चैप्टर में डील करेंगे। अनुवांशिकता के नियम, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल ने अनुवांशिकता के नियम दिया था। मेंडल ने क्या दिया था? लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को प्रपोज किया था। और लॉज ऑफ इनहेरिटेंस कितने थे? 3 थे। एक लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम, दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन पृथक्करण का नियम, सेग्रीगेशन। तीसरा तुम्हारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। स्वतंत्र अपहरण का नियम, इसमें क्या है?
ये जो 1 में हमने क्या लिखा, डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। 2 में हमने क्या लिखा, सेग्रीगेशन यानी कि पृथक्करण का नियम, जिसको युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट भी कहा जाता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी कि स्वतंत्र अपहरण का नियम। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आ जाओ इधर। थैंक यू, थैंक यू इतना देर तक हमको टॉलरेट करने के लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखिए, देखो ना, आज हमने 20 MCQs किया, मेरे पास MCQs का बहुत सारा कलेक्शन है। इसी तरह हम क्या करेंगे, हर एक चैप्टर का जो सीक्वेंस होगा वो इन्फिनिटी कोचिंग सेंटर के हिसाब से होगा। पहले हमने क्या पढ़ा है, चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, तो उसके MCQs करेंगे। फिर हमने क्या पढ़ा था, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, फिर हम उसके MCQs करेंगे। फिर हमने क्या पढ़ा था, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उनका MCQs करेंगे। फिर हमने क्या पढ़ा था, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, उसका MCQs करेंगे। फिर हमने पढ़ा था स्ट्रेटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, फिर उसका MCQs करेंगे। फिर हम अभी पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पी पादप में लैंगिक जनन, फिर हम उसका MCQs करेंगे। तो सीक्वेंस इस तरह से चलता रहेगा। समझ आ रही है बात मेरा? आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे, क्लास इज ओवर। मिलते हैं कल सेम एनर्जी के साथ। थैंक यू अगेन एंड अगेन, थैंक यू।